Hello everyone, my name is Gangesh Kumar. I welcome you again in this beautiful channel that is Chemistry Gurukul. आज हर तरफ से हर दिशा में कूल ही कूल वातावरण है। क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द आ चुकी है तूफान जिसका नाम है बीपर जॉय। जॉय 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 मतलब मजे करो। तो हम कैसे मजे करेंगे? हम मजे करेंगे पढ़ाई करके। तो आज के लेक्चर में प्रीवियसली हमने बात की थी वर्नर थ्योरी के बारे में। अब नेक्स्ट इन द सेशन हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो गलतियां वर्नर थ्योरी ने दिखाई थी, मतलब एग्जैक्ट ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट करना, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस बताना, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा हमारा वीबीटी। दो इसमें भी ये सारे एरर्स होंगे, ये भी पूरा एग्जैक्टली समझा नहीं पाएगा। तब हम मदद लेंगे किसकी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ और कैसे हम एग्जैक्ट कंक्लूजन तक पहुंच पाए इस थ्योरी से रिलेटेड, यही सब चीज हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो वीबीटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वीबीटी, सीएफटी और आइसोमेरिज्म, ये तीन जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जान है। आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं सबसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? वीबीटी को मैं दो पार्ट में इसमें डिवाइड करूंगा। एक वीबीटी पार्ट वन आएगा और एक वीबीटी पार्ट टू आएगा। पार्ट टू के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, जो स्पेशल केसेस होते हैं जिसको हमको याद ही करना पड़ेगा, वो सब सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम लेंगे पार्ट टू में और उससे रिलेटेड स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। पार्ट वन के अंदर जो हमारे सीबीएसई से रिलेटेड चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वीबीटी एक और है, लेकिन वो किसके लिए है? कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। यहां पर हम किसकी बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। वो भी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करता है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ही बात करेगा। हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या पता करेंगे? किसी भी कॉम्प्लेक्स की एग्जैक्ट ज्योमेट्री, और उस ज्योमेट्री के बेसिस पे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम उसके बारे में यह पता करेंगे कि उसका कलर क्या हो सकता है। हम उसके बारे में यह पता करेंगे कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो सकता है। दो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन काफी हद तक इस थ्योरी से पता चल जाएगी। तो चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी भी कहते हैं। वीबीटी का मेन थीम क्या है? इट विल टॉक अबाउट द ज्योमेट्री possessed by the interaction of ligand and central metal atom। मतलब कैसा ज्योमेट्री बनेगा जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा? किसके बीच में? लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। तो इन सब चीज के बारे में हम बात करेंगे वीबीटी के अंदर। उससे पहले दो चीजें हमको ध्यान रखनी है। दो चीजें इसके अंदर ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो क्या है वो देख लेते हैं। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, पूरा जो खेल होगा वो किसके कारण होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण। पूरा खेल किस पे दौड़ेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर पे। इसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स, क्या बोल रहा हूं मैं? कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री कैसा होगा। जैसे जैसे अगर मैंने बात करी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर किसी का 2 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब ये क्या है? लीनियर ज्योमेट्री है। लीनियर ज्योमेट्री है। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है?
sp हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो sp, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 हो तो क्या होता है, स्क्वायर नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब sp2, कैसा रहेगा, sp2। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो कंडीशन आ जाते हैं, कितना आ जाते हैं, दो। एक को कहा जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और एक को कहा जाता है स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री, लेकिन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसी चीज के बीच में डिफरेंस बीबीटी नहीं बता पाएगा कि कब DSP2 होगा और कब SP3 होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, तो इसी चीज को CFT समझाएगा। ये इसका लिमिटेशन हो जाएगा, यहां पर यही लिमिटेशन बनाएगा, ध्यान रखिएगा, जो आगे हम बात करेंगे। इसका होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, ये sp3 हो जाएगा और ये DSP2 हो जाएगा, DSP2, ये DSP2 हो गया, ये sp3 हो गया। क्यों नहीं समझा पाएगा बेबी, नहीं समझा पाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन हो जाएगी। दो हम कॉम्प्लेक्स बना देंगे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो नहीं समझा पाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाए तो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाए तो इसको क्या कह देंगे, ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो इसको लिख लेंगे sp3d, 1 और 3 4, 4 और 1 5, sp3d, क्या लिखेंगे, sp3d। फिर आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, या इसको पेंटागोनल स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। यहां पर हो जाएगा D2sp3 और sp3d2। अब ये क्या कहानी है, धीरे धीरे समझेंगे। जब इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल यूज में आएगा d का, तब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और आउटर d अगर यूज में आएगा तो हम इसको sp3d2 लिखेंगे। कैसे होगा, एग्जांपल से समझेंगे धीरे धीरे। अब कहानी आती है कि ये जो आपको दिख रहा है DSP2, कौन सा दिख रहा है, DSP2। ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री होती है वो XY एक्सिस में होती है। हमेशा स्क्वायर प्लैनर जो होता है, स्क्वायर प्लैनर स्क्वायर है, और स्क्वायर अगर एक प्लेन है तो ये X और Y एक्सिस में ही होता है। किसमें होता है, X और Y एक्सिस में ही प्लेन होगा। अगर X और Y एक्सिस में ही प्लेन होगा तो एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर जो D है, यहां पर जो D है वो कौन सा यूज में आएगा, यहां पर जो D ऑर्बिटल है वो कौन सा यूज में आएगा, dx² माइनस y² वाला, क्योंकि इकलौता D का यही ऑर्बिटल है जिसमें x और y होता है, बाकी सब मिक्स होते हैं। कौन कौन से D के होते हैं, देखिए, एक होता है dxy, एक dyz, एक dzx और एक dx² माइनस y², और एक हो जाता है dz²। तो xy में लेकर के x² माइनस y² क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर में होना चाहिए, इसीलिए हम इसको ले लेते हैं। दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, दोनों के बीच में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जैक्टली होना चाहिए। तो इसके लिए लेते हैं हम इसको, एक्सिस पे होना चाहिए, किस पे, एक्सिस पे। इसमें एक्सिस पे नहीं होता है, इसमें बीच में होता है, ऐसे, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, dxy ऐसे होता है, और dx² माइनस y² कैसे होता है, ये ऐसे ऑन द एक्सिस, ये ऐसा होता है ज्योमेट्री, x² माइनस y²। इसलिए इसके अंदर प्लेन में हमको बनाना, प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस एग्जैक्ट होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको लेंगे इसके अंदर। ध्यान रखिएगा, कभी कभी जब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं तो ऐसे ही पूछा जाता है। अब कहानी आती है
कहानी आती है कि फिर ये जो D2sp3 है और ये sp3d है, इसमें कौन सा यूज में आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जब आप बाई पिरामिडल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? ऐसे ऐसे। ये हमारे पास है ट्राइगोनल, और बाई पिरामिडल अगर मैं लिखूंगा तो ये दोनों कहां होंगे? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ से मतलब क्या है कि अगर कोई ये एक प्लेन है तो इस तरफ बाहर की तरफ, बाहर की तरफ एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ यहां पर एक्सिस होगा। तो आपको पता है अगर ये एक्स और वाई प्लेन है तो बाहर की तरफ कौन सा प्लेन होगा? जेड प्लेन। बाहर की तरफ कौन सा होगा? जेड प्लेन। एक पॉजिटिव जेड तो जस्ट पीछे साइड में नेगेटिव जेड। तो मतलब कहने का अर्थ है क्या ये दोनों प्लेन कौन से होंगे? ये दोनों एक्सिस कौन से होंगे? जेड एक्सिस। ये अगर एक्स वाई प्लेन में है तो ये किस में हो जाएगा? जेड में हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर हमारे पास एस और पी हमने लिया, एस और पी हमने लिया, तो मान लेते हैं कि एस मैंने ले लिया। एस तो सिमेट्रिकल होता है, इसका कोई एक्स और वाई नहीं होता है, एक्स वाई जेड तीनों होता है सिमेट्रिकल, हर तरफ से सेम, नॉन डायरेक्शनल होता है। पी में पी एक्स पी वाई और पी जेड तीनों होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड तीनों होते हैं। और यहां पर देखिए P3 लिखा हुआ, मतलब पी एक्स पी वाई और पी जेड तीनों आ गया। ठीक है, अब इसमें कौन सा ले लोगे आप? अगर आपको एक्स और वाई प्लेन में ये आपने बता ही दिया है, एक्स और वाई में ये बता ही दिया है, तो अब अगर प्योर बेसिस पे मेरे को एक्सिस पे लेना है तो प्योर बेसिस पे एक्सिस में कौन सा आता है? डी जेड स्क्वायर ही आता है। कौन सा आता है? डी जेड स्क्वायर। इसीलिए यहां पर डी में कौन सा आएगा? डी जेड स्क्वायर आएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, कौन सा आएगा? डी जेड स्क्वायर। और इसके अंदर दो डी है, sp3xy तो है, xyz आ गया, इसमें भी xyz आ गया, लेकिन हमको क्या ध्यान देना, यहां पे दो है, दो है। प्रायोरिटी मतलब एक xy वाले को मिल जाएगा, एक xy वाले को मिलेगा, और दूसरा प्रायोरिटी किसको मिलेगा? z वाले को। एक x और y एक्सिस वाले को मिल जाएगा जो मैंने यहां पर बताया, और दूसरा प्रायोरिटी किसको मिल जाएगा? डी जेड स्क्वायर, जो प्योर एक्सिस पे होते हैं। प्योर एक्सिस पे ये होते हैं और ये होते हैं, बाकी बीच में होते हैं। इसीलिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ना लेकर के इन दोनों को लेते हैं। तो यहां पर कौन लेंगे हम? इसमें हम ले लेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन दोनों को लेंगे हम। इन दोनों को, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, हटा देते हैं इसको यहां से, हौच पौच हो गया इसके अंदर। इसके अंदर मैं लिख लेता हूं, इसके अंदर जो डी है, इसके अंदर जो डी है वो डी कौन कौन सा है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा है डी जेड स्क्वायर। ये हमको ध्यान रखना है इसके अंदर। ये जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यही सब सारी चीजें हमको देखनी है इसके अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं तीन में 4, 5 और 6 में पूरा घूमेगा, पूरा हमारा वीबीटी इन्हीं में घूमेगा ज्यादातर, ध्यान रखिएगा। चलिए हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे पास इससे रिलेटेड कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हम कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन या कौन कौन सा ज्योमेट्री बता सकते हैं, और फिर उसके बाद हमने ये जाना कि किस में कौन सा डी होता है, और अगर डी होता है तो क्यों होता है। ये बात हमने समझने की कोशिश करी। अब आगे आते हैं क्या, हम समझते हैं कि बेसिकली कि कौन कौन से ऐसे लिगेंड होते हैं या कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाने में मदद करते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होता है वीक लिगेंड, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक को कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड। अब दोनों में क्या फर्क है वो देख लेते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट ऐसा होता है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से मतलब क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से ये मतलब है जो तुरंत इलेक्ट्रॉन दे सकता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड से मतलब क्या है? कि जो तुरंत इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है।
जो तुरंत इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ध्यान रखिएगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में आएगा। और जो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब वीकली, मतलब धीरे धीरे करता हो, उतनी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी नहीं है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की, तो वो क्या कहलाता है? वीक फील्ड लिगेंड कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इधर आता है हमारे पास X, ग्रुप नंबर 17। उसके बाद हमारे पास कौन आ जाता है? ऑक्सीजन। फिर आ जाता है हमारे पास N, और फिर आ जाता है हमारे पास C। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इन सब में कौन है? कार्बन है। जब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब क्या है? कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को रखना कम चाहेगा इनके कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ जाएगा। और अगर थोड़ा धीरे धीरे अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो किसमें आ जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड में। तो इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया। तो मतलब C और N से मिला हुआ कोई भी कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका, कोई भी लिगेंड बनेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ जाएगा। और O और X से जो भी मिलेगा वो किस में आ जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड में आ जाएगा। ऐसा VBT कहता है। लेकिन कहीं जगह पे पता ही नहीं चलेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। एक्सेप्शन, स्पेशल केसेस बनेंगे। उसी चीज को हटाएगा कौन? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा कौन होगा? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? कार्बन। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आंसर क्या है इसका? ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू अदर स्पीसीज। जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए हमने इसको क्लासिफाई कर दिया अलग अलग पार्ट में। ठीक है, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन। हमने देखा ही है, सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। इस तरीके से ऑर्डर होता है। हमने इसको हेलोजन कहा है। ये हमारे पास होता है हेलोजन। जितने भी हेलोजन्स होते हैं वो सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। अब क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है वीक फील्ड की और क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रॉन्ग फील्ड की? ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है हेल्प्स इन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि ये ऐसे लिगेंड होते हैं जो जैसे ही आए तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है क्यों? क्योंकि ये बहुत वाइगरसली आते हैं रिएक्ट करने के लिए। क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जल्दी से तेजी से आता है। जब तेजी से आएंगे, वाइगर ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन होगा तो इसके अंदर मूवमेंट होगा और इलेक्ट्रॉन अपने आप को फट से पेयर कर लेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। क्या कर लेगा? पेयर कर लेगा ताकि स्टेबल हो जाएगा। कैसे? इन सब चीज को एग्जांपल से समझेंगे। पहले क्या लिखा? स्ट्रॉन्ग फील्ड हेल्प्स इन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी केसेस में पेयरिंग होगी। दूसरा, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है। वीक फील्ड लिगेंड इतना वाइगर नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगी। डजंट हेल्प इन पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होती है, पेयरिंग बिल्कुल नहीं होगी। फिर इसके बाद अगर इसके अंदर पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होता है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो वो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। क्या होते हैं ये? डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। डायमैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू नॉन प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, इसीलिए ये डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें यहां पर क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक होंगे। क्यों पैरामैग्नेटिक होंगे? क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल साथ में नहीं होंगे। साथ में नहीं होंगे तो अकेले होंगे, अकेले होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ये हमने चीजें कहां पढ़ी है? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, क्लास 11। पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर।
ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ तो बात कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जितने भी अगर पेयरिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएंगे। पहले अनपेयर्ड थे तो इनकी स्पिन ज्यादा होगी, स्पिन घूमेंगे, बहुत आराम से घूमते रहेंगे, ऐसे अकेले हैं तो घूमेंगे। पेयर कर दिया तो इनकी स्पिन क्या हो गई, धीरे हो गई। अब ये स्टेबल हो गए, क्या हो गए, स्टेबल। पहले स्पिन ज्यादा था अकेले में, साथ में आ गए तो इनकी स्टेबिलिटी कम हो गई। स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई तो ये अब स्पिन कम करेंगे, स्पिन कम करेंगे, नहीं हो पा रहा है। अकेले रहेंगे तो स्पिन ज्यादा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो ध्यान रखिएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन जो है वो कम हो जाएगी पेयरिंग के कारण, पेयरिंग के कारण। और ये क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अकेला है ना तो स्पिन मूवमेंट ज्यादा होगी, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे इसके अंदर। क्या बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां पर पैरामैग्नेटिक नेचर बनेगा, यहां डायमैग्नेटिक नेचर बनेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करने में मदद करेगा, वीक फील्ड में पेयरिंग बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स, इसके कुछ एग्जांपल तो मैंने लिख दिया। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ जाता है हमारा, कार्बन से रिलेटेड है, पीछे O भी है, ये है कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है। फिर आ गया CN, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है। C और N से मिलकर, C से जो भी मिलेगा वो बनेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जैसे मैंने लिख दिया OR, क्या लिख दिया मैंने, OR वीक में आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन से रिलेटेड है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एग्जांपल में NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया, ये वीक फील्ड में आएगा, लेकिन कहीं कहीं पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, वो हम बात करेंगे स्पेशल केस वीडियो नंबर 2 में, बीबीटी के। NH3, फिर उसके बाद आ जाएगा H2O, ये भी एक वीक फील्ड लिगेंड है। फिर उसके बाद आ जाएगा NO+, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है तो ये वीक लिगेंड की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होगा। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, NH3 हो गए, H2O हो गया, NO+ हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड के अंदर। मतलब इसके कारण पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए, CN आ जाए, तो इसके कारण पेयरिंग होगी, इसके कारण पेयरिंग होगी, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे OH ले लो, OH भी हमारा जनरली वीक फील्ड लिगेंड में ही आएगा। OH भी किस में आएगा, वीक फील्ड लिगेंड में आ जाएगा। OH भी क्योंकि अंदर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आ जाएगा वीक फील्ड के अंदर। जितने भी हेलोजेंस हैं जैसे F-, Cl-, Br-, I-, ये सब सारे के सारे वीक फील्ड में आएंगे। कौन आएंगे, वीक फील्ड में आएंगे। जैसे मैंने लिख दिया NH2 नेगेटिव चार्ज, तो ये भी किस में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ जाएगा। ये भी किस में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर आ जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमको पता होने चाहिए अभी के बेसिस पे। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ताकि हमको और क्लैरिटी मिल सके इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ये हमने देख लिया कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो सकते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कब हो सकते हैं। अब कहानी आ जाती है कि इसको बेसिकली हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम पता करेंगे कॉम्प्लेक्स को देख करके कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। हाइब्रिडाइजेशन लिखने के बाद हम पता करेंगे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री पता करने के बाद उसका हम निकाल देंगे क्या, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद स्पिन नंबर निकाल लेंगे, स्पिन मोमेंट भी निकाल लेंगे। तो जानेंगे कैसे निकलता है ये। देखिए इसके लिए सबसे अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माय फेवरेट एग्जांपल K4FeCN6। अब कहेंगे हर बार ये क्यों लेते हैं, हर बार ये क्यों लेते हैं। देखिए मैं हूं तारा सिंह और ये है मेरी सकीना।
कौन है? सकीना। तो गदर एक प्रेम कथा वाली कहानी है K4FeCN6 के साथ में, तो भूल नहीं सकते। तो K4FeCN6 हमने लिया, हमको मतलब किसमें है, ज्योमेट्री किसका निकालना है हमको, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स का। किसका निकालना है? कॉम्प्लेक्स का। इससे मतलब है, क्यों? क्योंकि इससे हमको चार्ज पता चलेगा इसके ऊपर, और चार्ज के बेसिस पे ही हम खेल करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले इसका कॉम्प्लेक्स पता कर लिया। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? FeCN6। अब यहां पे +4 है, 4 पोटेशियम के कारण +4 आएगा, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? -4। क्या आ जाएगा? -4। अब करना क्या है? अब करना क्या है? दिमाग लगा करके चलना है। देखिए, सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहां पर आयरन का हम क्या निकालेंगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन Fe। तो इस कॉम्प्लेक्स में देखोगे, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हम क्या मानते हैं? X। तो मान लिया X। साइनाइड यहां पर कितने हैं? 6। साइनाइड यहां पर कितने हैं? 6। एक साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। लिख दिया -1 इक्वल टू क्या कर देंगे? -4 इक्वल टू क्या कर देंगे? जो यहां लिखा हुआ -4। तो x -6 इज इक्वल टू -4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू +2। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। तो यहां पर आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? Fe2+। हमको मेन इसी से मतलब है, हमको मेन इसी से मतलब है। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उससे पहले क्या करना पड़ेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। लिख लेते हैं आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। ये आपको आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट लिखते हैं। हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मतलब हम सीधा इसका नोबल गैस लिख देते हैं, 1 से लेके 18 नंबर कौन सा होता है? आर्गन। नंबर है 26, नंबर है 26। अब क्या करेंगे? अब लिख लेंगे हम 3d64s2। मुझे बताइए, आपको पता होगा कि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर 3d में भरा जाता है। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन में लिखोगे तो पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में लिखते हैं। तो हमने क्या किया? 4s2 लिख दिया और 3d6। टोटल कितने हो गए? 18 और 2 20 और 6 कितने हो गए? 26। ठीक है। अब ये है आउटर ऑर्बिटल, ये है आउटर, जिसको हम कहेंगे वैलेंस सेल। इसको कहेंगे हम वैलेंस सेल। तो अगर कोई चीज Fe+2 में जाएगी तो कैसे जाएगी? डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा? वैलेंस सेल से। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेंगे। तो इसका जल्दी से हम क्या बना देते हैं? ऑर्बिटल डायग्राम। तो देखिए, बना देते हैं। हमने लिखा 3d, d में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स? 5। बना दिया 1 2 3 4 5, ये हो गए 3d। फिर कौन होता है? 4s। और आपको पता है कि 4 सबसेल आ गए हमारे पास, 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, 4 सेल नंबर आ गया। तो मतलब इसके साथ में pb है, लेकिन वो खाली है, इसमें कुछ है नहीं। s तक तो भर दिया, लेकिन इससे आगे वाले हैं, ये भरे नहीं गए, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है 4d, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हो गया 4d। ये भी हम क्या लिख रहे हैं? इसका ग्राउंड स्टेट। क्या लिख रहे हैं हम? इसका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब अभी तक कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना हो तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो हम भर देते हैं 3d में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। हंट्स रूल कहता है पहले सिंगल सिंगल भरो, 3 4 5, सिंगल सिंगल भर दिया 5, फिर एक 6, ये हो गया इसके पास। अब s में कितने हैं? 2। s में कितने हैं? 2, भर दिया। अब क्या करना है? अब इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट निकालना है। सेकंड क्यों बोला? क्योंकि पहले एक्साइटेड स्टेट में +1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मैं इसका क्या लिखूंगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि हमको डायरेक्ट उसी से मतलब है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब कहेंगे ये एक्साइट क्यों हो रहा है?
बिल्कुल इसके पास साइनाइड आ रहा है ना, साइनाइड आ रहा है तो रिपल्सन के कारण एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो भर देते हैं। लिखेंगे क्या इसको, एआर, इनर ऑर्बिटल्स हम नहीं लिखते हैं, इसमें हमको सिर्फ यही बताना होता है मेन डायग्राम्स में। फिर लिखते हैं हम क्या, 3d 6 लिख लेंगे और यहां पर हो जाएगा 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसी से हमने निकाला है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसी से निकाले हैं बाहर वाले सेल से। ठीक है, अब कैसे दिखेगा ये देखिए, लिख दिया हमने 3d 1 2 3 4 3d, यहां पे लिख दिया 4s, यहां पे लिख दिया 4p और यहां पे लिख दिया 4d 4d। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब ये साइनाइड आएगा, साइनाइड आएगा तो मैंने आपको क्या कहा, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जब भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो पेयरिंग होती है। क्या होती है, पेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे और पेयर कर जाएंगे आपस में। क्या करेंगे, पेयर। क्या होगा कहानी देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इसके अंदर हमको देखना है कि भाई साहब ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास कौन कौन से थे, D2 sp3 और sp3 D2। मतलब कुल मिलाकर के हमको d ऑर्बिटल कितने चाहिए, 2 चाहिए, d ऑर्बिटल कितने चाहिए, 2 चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम पेयरिंग करेंगे, ये चीज ध्यान रखना, उसी के अकॉर्डिंग हम पेयरिंग करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहां से S से तो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यहां पर पहले 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 3 4 5 और ये भर दिया 6। अब जैसे इस साइनाइड को लेकर के आया, ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, उसके लिए चाहिए हमको वैकेंट ऑर्बिटल। क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। हाफ फील्ड, फुल फील्ड काम नहीं चलेगा, पूरा वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, पूरा खाली चाहिए। पूरे खाली ऑर्बिटल के अंदर ही ये लिगेंड आएगा, उसी के अंदर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा, वैकेंट ऑर्बिटल। किसमें, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये वैकेंट है क्या, नहीं, इसमें तो पेयरिंग है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको साइनाइड को लेके आएंगे, इसको एनर्जी मिलेगी और ये सारे इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हो जाएंगे। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा, इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इसके पास। तो ये अब कैसा दिखेगा देखिए, ये अब ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन अब ऐसे दिखेंगे। तो दो ऑर्बिटल हमारे पास क्या हो गए, खाली, डी के 2 ऑर्बिटल खाली, एक एस के ऑर्बिटल खाली, टोटल कितने हो गए, 3 4 5 6। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए हमारे पास, 6। और हमको कितने यहां पर एलोकेट करने हैं साइनाइड को, 6 साइनाइड को करने हैं। तो यहां पर 6 साइनाइड आ जाएंगे, 1 CN 2 CN 3 CN 4 5 6। तो टोटल कितने साइनाइड आ गए, 6। इसके लिए हमने D के कितने ऑर्बिटल यूज किए, 2, S के कितने किए, 1 और P के कितने किए, 3। तो ये इनर D हमने यूज किया, अंदर वाला D, ये बाहर वाला D है, आउटर D, ये है इनर D। तो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स हमने बनाया वो उसके अंदर कौन सा डी यूज कर रहे हैं, इनर वाला यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको इनर डी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको हम इनर डी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनर डी कॉम्प्लेक्स। अब आप देख रहे हो सब पेयर्ड हो गए, सारे के सारे पेयर हो गए। तो यहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो इसकी स्पिन क्या हो जाएगी, लो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी एक भी नहीं है, तो यहां पर क्या लिखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम डिनोट करते हैं n से, वो कितना है, 0। कितना है, 0। यहां से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, D2sp3। जब भी ये इस तरफ D लिखा हो मतलब क्या है, ये इनर D कॉम्प्लेक्स।
अगर बाहर की तरफ लिखा होता तो हम इसको कहते हैं आउटर डी कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया इनर डी कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालें? मैग्नेटिक मोमेंट देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका है, फॉर्मूला ये होता है म्यू इजिकल्स टू n प्लस 2 और ब्रैकेट में रूट में ले लेना है। किस में लेना है? रूट में। तो यहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये, अनपेयर्ड। यहां पे एक भी अनपेयर्ड नहीं है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, एक भी अनपेयर्ड नहीं, मतलब n की वैल्यू यहां पर क्या हो गई? 0, मतलब म्यू की वैल्यू हो गई 0। और इसको नापते किस में है? bm। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, ये लिख लेना आप, बोर मैग्नेटॉन। तो अगर म्यू की वैल्यू 0 आ गई मतलब ये क्या है? डायमैग्नेटिक। क्या है ये? डायमैग्नेटिक है। क्या हो गया इसकी? डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कुछ कहानी इसके बारे में। कलर के बारे में हमने बात नहीं की है, कलर के बारे में बात नहीं किया वीवीटी ने, यही इसकी लिमिटेशन भी होगी। लेकिन सीएफटी कलर के बारे में भी बात करेगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे अंदाज से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ये बन गया, हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दिया। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हटाते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक और 2-3 क्वेश्चन लेते हैं ताकि इसके थीम को हम समझ पाए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और थोड़े क्वेश्चंस लेंगे ताकि और हमको आसानी से चीजें समझ में आ पाए। चलिए, अच्छी बात है। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, देख लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, ले लेते हैं, किसी को भी ले लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। मैंने NiCO4। NiCO4 कहा कि फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड आउट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड फाइंड आउट वेदर इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा है। ठीक है, मैंने देखा यहां पर सबसे पहले लिखा क्या है? CO। इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? 4। क्या लिखा हुआ है? 4। जैसी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मेरे दिमाग में आया, मेरे सामने दो पिक्चर क्लियर हुई। क्या पिक्चर क्लियर हुई? या तो DsP2 या sp3, या तो DsP2 या sp3, या तो स्क्वायर प्लैनर या टेट्राहेड्रल, यही होगा। CO क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ध्यान से समझना इसको, ध्यान से। अब देखिए, निकल जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। कितना होता है? 28। लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम? AR। यहां पे लिख लेंगे 3D8 और 4s2। क्या लिख लेंगे? 3D8 और 4s2। 18 और 2 20, 20 और 8 कितने हो गए? 28, 28। ठीक है, अच्छी बात हुई। अब हमको पता करना है कि यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो क्या करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं। क्या करते हैं? x मान लेते हैं। कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं, 0। और आप ये भी जानते हो कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका ऊपर चार्ज जो है वो 0 होता है। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? 0। मतलब निकल का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 0। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा। किस में रहेगा? ग्राउंड स्टेट में। तो देखिए, लिखते हैं इसको, 3D को, यहां 3D लिखा, यहां 4s लिखा, यहां 4p लिखा, और यहां पर 4d लिखा। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। ये हो गया 4s, ये 4p और ये 4d। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया। 4s में कितने हैं? 2। ठीक है ये बात। अब एक चीज को हमको ध्यान रखना, दिमाग लगाना है।
हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे sp3 और dsp2 बनता है। क्या बनता है? dsp2, मतलब एक ही डी की जरूरत है, एक ही डी की, और हमारे पास s की जरूरत होती है। देखिए यहां पे दोनों जगह पे s की जरूरत है, s की जरूरत है, मतलब s की अगर रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में s सबसेल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और उसी के बेसिस पे ज्योमेट्री डिफाइन होती है, उसी के बेसिस पे ज्योमेट्री डिफाइन होती है। क्यों? क्योंकि जो p सबसेल है उसमें px, py और pz, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। जब तीनों की एनर्जी सेम होगी तो तीनों के बीच का डिफरेंस सेम होगा। इसी डिफरेंस को अलग अलग करने के लिए कि जो मॉलिक्यूल्स है उसकी अलग अलग ज्योमेट्री क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो एश है जिसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण यहां पे डिस्टॉर्शन होता है, और इसी डिस्टॉर्शन के कारण ज्योमेट्रीज अलग अलग बनती है। सेम टू सेम डी में भी होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये सारे सारे सेम एनर्जी होती है। लेकिन जब इन सब को आप इंक्लूड करोगे एस के साथ में तो इसकी ज्योमेट्री अलग अलग होती है, डिस्टॉर्शन होती है, इसलिए एस को इन्वॉल्व किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। ये रीजन है कि एस हमेशा आपको दिखता है। अब कहानी आती है, कहानी आती है नहीं तो एंगल टॉर्सनल इफेक्ट नहीं होगा उसमें। अब कहानी आती है कि अगर एस लेना है तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बनते हैं उसमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। क्या चाहिए उसके अंदर? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या एस का यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है? एक इलेक्ट्रॉन नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन खाली होने चाहिए, पूरा खाली। तो यहां पे तो खाली है ही नहीं। अब क्या करें? अब क्या करें? तो ध्यान रखेंगे यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। क्या होगी यहां पर? इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इस तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन खाली होकर के एस से इलेक्ट्रॉन अपने आप को रीअरेंज कर ले इस तरीके से कि एस ऑर्बिटल खाली हो जाए। एस ऑर्बिटल क्या हो जाए? खाली हो जाए। तो देखिए कैसे होगा। देखिए मैंने शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो यहां पर क्या हो गया? 3D, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे तो ये कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा ये कैसा दिखेगा आपको? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डाला यहां पर तो ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई। यहां पर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला तो ये भी पेयरिंग हो गई। मतलब 3D कंप्लीटली फिल्ड हो गया। 3D कंप्लीटली फिल्ड हो गया मतलब इसका नया कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3D10 और 4s0 हो गया। इसका नया कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। क्यों किया हमने? क्योंकि s को एम्प्टी करना होगा, तभी जाकर के हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। तो हमने इसको एम्प्टी कर दिया। 4s क्या हो गया? खाली। 4p क्या हो गया? तीनों के तीनों खाली। 4d क्या हो गए? पांचों के पांचों खाली। हमको कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं? कितने लिगेंड को अकोमोडेट करने हैं? टोटल कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। क्या हमारे पास एक इसमें डाल दूं मैं CO को? 2 3 4। तो टोटल हमने क्या किया? 4 के 4 लिगेंड को इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो यहां पर हमने एक S लिया और 3 P लिया, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लैनर नहीं होगा क्योंकि D कंप्लीटली फिल्ड है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये बन गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा? 0। आगे क्या लगाओगे? Bm, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है। ये हो गया। और सारे के सारे जब पेयर्ड है तो ये क्या हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये था एक एग्जांपल जो कि थोड़ा हट के अलग से था, इसीलिए हमने इसको डिस्कस की। चलिए इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और क्वेश्चन लेते हैं। ले लीजिए।
वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि इसमें इंटरेस्ट डेवलप्ड रहे, बोरिंग ना लगे। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा सा लीक से अलग हो सकता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मैंने लिख दिया K3 Mn लिखा मैंगनीज और Cn लिख दिया मैंने 6। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले क्या करना है, हमको मतलब किससे है, कॉम्प्लेक्स से। काउंटर आयन से कोई मतलब नहीं है, तो जल्दी से इसका कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। Mn Cn 6 लिख दिया। अब यहां पे 3 पोटेशियम है तो +3, अगर इस पे +3 है तो इस पे कितना आना चाहिए, -3। कितना आना चाहिए, -3। अब जल्दी से Mn के ऊपर चार्ज निकाल लेते हैं। Mn के ऊपर चार्ज, यहां पर साइनाइड कितना है, 6, इसको क्या मान लो आप, x। तो x प्लस 6 इंटू कितना, -1, एक साइनाइड पे -1 तो -1 इक्वल टू क्या कर लेंगे, -3, इक्वल टू -3। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -3 लिख दिया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +3। x इज इक्वल टू कितना आ गया, +3। मतलब मैंगनीज का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3। मैंगनीज यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हमको ये पता चल गया। मतलब इसका थर्ड एक्साइटेड स्टेट हमको लिखना है। ठीक है, अब इसका ग्राउंड स्टेट लिख लेते हैं। ग्राउंड स्टेट, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। कैसे लिखेंगे हम, AR लिखेंगे, 18, 3d5 और 4s2, 3d5 और 4s2। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, इसका में एक्साइटेड स्टेट बनाना है। इसको बनाने से कोई मतलब नहीं है, हम एक्साइटेड स्टेट का ही डायरेक्ट बनाएंगे। तो मैंने लिखा Mn +3, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 25, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। AR लिख लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 तो यहां से निकाल लेंगे 4s से, और एक कहां से निकालेंगे, D से। तो ये कितना हो जाएगा, 3d4 4s0। कितना हो जाएगा, 3d4 4s0। ये हमने लिख दिया। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। 3D में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 3D में बना दिया। फिर लिखा 4s में कितने हैं, 0 है, कोई मतलब नहीं है। 4p में कितने हैं, 0 है। 4d में कितने हैं, 0 है। 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या है, या तो D2sp3 या फिर sp3d2। ये हमारे दिमाग में सेट रहना चाहिए, इसीलिए पहले Cn नंबर बताया। अब अगर D2sp3 और sp3d2 बनाना है तो देखते हैं क्या है कौन, साइनाइड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो क्या होगा, पेयरिंग होगी। क्या होगी, पेयरिंग होगी। कितने साइनाइड के लिए जगह बनानी, 6 है, बना लेते हैं। क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमको जरूरत कितने डी की है, 2 ही डी की जरूरत है। कितने डी की जरूरत है, 2। अब अगर मैंने क्या किया, इसको उठा करके यहां पे डाला, इसको उठा करके यहां पे डाला, तो कितने डी खाली हो गए मेरे पास, 2। कितने डी हो गए हमारे पास खाली, 2। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने कहा कि साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हम गलती कहां करेंगे वो देखिए, हम कहेंगे साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हम सबको पेयर कर देंगे। हम क्या गलती करेंगे, ये करेंगे, देखिएगा हम गलती क्या करेंगे, 1 2 3 4 है। अब इसको उठा करके मैंने यहां पे डाला तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे। इसको उठा करके यहां पर पेयरिंग किया तो ये हो गया। अब कितने ऑर्बिटल खाली हो गए, 3। कितने ऑर्बिटल खाली हो गए, 3। क्या मेरे को 3 की जरूरत है, क्या मेरे को 3 की जरूरत है डी में, कितने की जरूरत है, 2 ही की तो जरूरत है। तो यहां पे हमारा दिमाग चलना चाहिए, एक्टिव माइंड जरूरी है इन क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। ये सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, दोनों को पेयर नहीं करेंगे, एक को छोड़ देंगे।
छोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए, छोड़ेंगे तो क्या होगा देखते हैं। देखिए इसको लिखता हूं मैं यहां पे 3D 1 2 3 4, यहां पे लिखा मैंने 1, यहां पे पेयर किया, इसको यहां पे लेके आ गया और इसको यूं का यूं छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया तो ये मेरे को दो वैकेंट ऑर्बिटल से मतलब है दोनों मिल गए, दोनों मिल गए, ठीक है। 4s यूं का यूं, यहां पे 3D, यहां पर 4p, यहां पर 4d 1 2 3 4, ठीक है। हमको कितने साइनाइड लाने हैं? 6 लाने हैं, तो एक साइनाइड यहां पे दूंगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, तो कितने हो गए? D2 इनर वाला आया, एक S और 3P, तो ये क्या बन गया? D2sp3, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल हो गया, क्या हो गया ये? ऑक्टाहेड्रल। अब क्योंकि इनर डी यूज में आ रहा तो इसको हम क्या कहेंगे? इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनर डी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्योंकि यहां पर पेयरिंग हुई है, पहले के मुताबिक, पहले देखो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अब फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही रह गए, मतलब इसका स्पिन जो है वो कम हुआ है, इसीलिए हम इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही कहेंगे अभी भी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पहले से कम हो गया है। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब ये क्या हो गया? अब डायमैग्नेटिक ना रह करके क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी है तो वो पैरामैग्नेटिक है, सारे के सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। अच्छा, इसका निकाल लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? n+2 अंडर रूट bm, जनरली 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, देख लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 4, तो 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8, 8 मतलब 2√2, 8 मतलब कितने हो गए? 2√2, 2√2 मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 1.414, तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, लगभग 2.6 या 7 के आसपास आना चाहिए। लमसम हम ले लेते हैं 8, 2.8, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लगभग 2.8 बोर मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये हो गया एक क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और ऐसा ही कुछ तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन जो कि हमारे दिमाग के पुर्जे खोल दें, ताकि हम अलग डायमेंशन में चीजों को सोचने लग जाए। चलिए लेते हैं क्वेश्चन, और कोई सा भी, जैसे मैंने लिख दिया NiCl4 और 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस, ठीक है, लिख दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए मेरे अंदाज से। क्या करें? सबसे पहले तो पता करेंगे ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एक हेलोजन, और मैंने आपको कहा हेलोजन क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। क्या होता है ये? वीक फील्ड लिगेंड, वीक होता है जितने भी हेलोजेंस हैं, ठीक है। कब स्ट्रॉन्ग होगा वो स्पेशल केस में बात करेंगे। अब यहां पर टोटल इसके नीचे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गए? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखते ही हमारा दिमाग खुल जाना चाहिए। क्या? या तो sp3 या dsp2, या तो sp3 या dsp2, इसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। दिमाग में पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए पिक्चर, नहीं तो वो फिर लास्ट मोमेंट वाला जो मैंने आपको बताया डी का पेयरिंग कर दोगे, वहां पर गलती करोगे, ठीक है। तो ये पहले से पिक्चर क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करेंगे? निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। निकल का, यहां पर इसको x मान लिया, x+4, क्लोरीन का कितना होता है? -1, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ? -2, तो x -4 इक्वल टू -2, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? +2। x की वैल्यू कितनी हो गई? +2। तो
तो x की वैल्यू +2 का मतलब क्या है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या आया है, +2। चलिए लिख लेते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर 28 अभी देखा हमने, तो क्या लिखेंगे Ar, फिर लिखेंगे 3d8 और 4s2, 4s2। अब मेरे को यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो Na+2 बताना है मेरे को। एटॉमिक नंबर 28 सेम रहता है। Ar 3d8 और 4s कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पर शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी हो गया ऑर्बिटल, ये एम्प्टी हो गया ऑर्बिटल। वहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, इसलिए हमको इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करनी पड़ी। अच्छा, अब देखिए इसका लिख लेते हैं हम अरेंजमेंट। 3d लिखा हमने, 1 2 3 4, 3d लिखा हमने, 4s लिखा हमने, 4p लिखा हमने, 4d, 4d। ठीक है, 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 3d8। लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड। वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, मतलब यहां पर हम लिगेंड्स को नहीं ला सकते हैं, यहां पर कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा तो बाकी जो क्लोरीन है उसको कहां भेजेंगे, यहीं पर भेजेंगे। एक क्लोरीन यहां पर भेजेंगे, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर। तो ये क्या बन जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, एक S और 3p मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 मतलब ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 है, इसका मतलब क्या है कि इसका म्यू जो होगा वो कितना होगा, 2.7। अभी हमने निकाला जस्ट 2.7 bm आ जाएगा। फॉर्मूला लगा देंगे, n+2 अंडर रूट में ले लेंगे। अब देखिए, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है मतलब इसके अंदर पेयरिंग अगर नहीं हो रखी है तो किसी भी तरीके से इसका स्पिन हिंडर नहीं हुआ। मतलब ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो गए सारे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सारी चीजें हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली। ये था क्वेश्चन। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन लेकर के आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। चलिए हटा देता हूं मैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमने क्या किया, कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज करते हैं थोड़ा, और ले लिया हमने क्वेश्चन नंबर 5 और लिख दिया यहां पे FeCO5, FeCO5 लिख दिया, FeCO5। ठीक है, क्या होगा कहानी देखते हैं। सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हमने ये डिस्कस कर लिया, याद नहीं आ रहा। कार्बोनिल, कार्बोनिल से तो कोई दिख रहा था। चलिए देख लेते हैं, अगर वापस से डिस्कस हो रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए CO जो है हमारे पास, मुझे लग रहा है कि नहीं डिस्कस किया हमने, वो NiCO4 वाला होगा, कोई बात नहीं। देखते हैं, CO जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद साइनाइड आता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब इसका स्पिन कैसा होगा, लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हमने पहले ही लिख लिया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में एक ही कंडीशन बनता है, क्या, sp3d। क्या बनता है, sp3d, या फिर dsp3 भी बन सकता है। देखते हैं क्या कहानी बन सकती है, देखते हैं अपन। अब कहानी आती है कि आयरन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब आप जानते हो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज 0 है तो Fe का भी चार्ज क्या होगा, यहां पर Fe का ऊपर भी चार्ज क्या होगा, 0। Fe का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0।
और हम जानते हैं कि Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 26। तो लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर लिख लेंगे Ar, यहां पे लिख लेंगे 3d6 और यहां पे लिख लेंगे 4s2। ठीक है, अब s को खाली करना पड़ेगा। देखिए क्या कहानी होती है, देखते हैं। यहां पर हमने d लिख लिया, 1 2 3 4, 3d, फिर लिखा हमने 4s, फिर लिखा हमने 4p और फिर लिखा हमने 4d। 3d के अंदर कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6। यहां पर कितना है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, अब इसके कारण करना है हमको पेयरिंग। क्या करना है इसके कारण, पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेयरिंग। कहानी को कैसे अप्रोच करेंगे वो देखना है हमको। ठीक है, CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या करें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते ही पेयरिंग करवाएंगे और इनको भी इधर भेजेंगे, देखते हैं क्या कहानी हो सकती है, देखते हैं। तो इसका मैंने पेयरिंग करना चालू किया। पेयरिंग, ये भी खाली चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, करते हैं 1 2 3 4। तो इसको उठा करके मैंने यहां भेजा, इसको उठा करके यहां भेजा। ठीक है, भेजते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए यहां पर सारे भर दिए हमने, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ जाएंगे, यहां पर। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आ जाएंगे, यहां पर। तो इस तरीके से हमने एक डी खाली कर दिया, एक डी खाली किया, एक 4s खाली हो गया, 4p खाली है और 4d भी खाली है। हमको जगह कितनी चाहिए, 5। तो एक जगह ये हो गई, 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, DsP3, sp3d या DsP3। अगर D वाला आ गया तो इनर D कॉम्प्लेक्स, बाहर वाला D आ गया तो आउटर D कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर हमने लिया एक 3D का, एक 4s का और 3 4p का। तो ये कितना हो गया, DsP3। DsP3, DsP3 का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। DsP3 का मतलब हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। n की वैल्यू कितनी हो गई, 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मतलब म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। Bm, बोर मैग्नेटॉन कितना आएगा, 0। 0 बोर मैग्नेटॉन का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। ये हो गया डायामैग्नेटिक। ये था हमारा एक क्वेश्चन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। ले लीजिए। सो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में बस इतना ही। मतलब वीबीटी के पार्ट 1 में, इसका वीबीटी पार्ट 2 भी आएगा, जिसके अंदर हम स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमको याद रखने हैं। वो आपके सीबीएसई में आए चाहे नहीं आए, लेकिन हमेशा हमेशा आईआईटी मेन के पेपर में, आईआईटी एडवांस के पेपर में और कभी कभी नीट के पेपर में 101% आते हैं। तो इन सब चीज के ऊपर हम कल बात करेंगे स्पेशल केसेस के अंदर। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे। और एंजॉय कीजिए बेपर जॉय के कारण आए हुए आंधी को। तो एंजॉय नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत तबाही मचाती है। हम जैसे जैसे जोधपुर में रह रहे हो लोग, वो क्यों एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसके कारण हल्की हल्की बारिश आती है। वो बारिश के कारण हम एंजॉय कर पा रहे हैं, अच्छा कूलिंग एटमॉस्फेयर है। तो हमारा जो चैनल का थीम है वो भी क्लियर है, केमिस्ट्री गुरु कूल। आज थोड़ा गुरु कूल लग रहे हैं, ठीक है। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे।